हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक अनड्यू इन्फ्लुएंस. So undue influence is given in section 16 of the Indian Contract Act. It is given in section 16 of the Indian Contract Act. तो ये होता क्या है undue influence? It is regarding the violation of free consent of the party. इसमें कहीं ना कहीं फ्री कॉन्सेंट ऑफ द पार्टी को इफेक्ट करता है. तभी जो कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस के होते हैं दे आर वॉइडेबल इन नेचर. ठीक है. तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस होता कैसे है? इट अकर्स व्हेन रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच that one of the party is in a position to dominate the will of the another and uses that position to obtain an unfair advantage. तो देखिए अनड्यू इन्फ्लुएंस में दो पार्टीज होती हैं. उनमें ऐसा रिलेशन है, रिलेशन फिड्यूशरी रिलेशनशिप है या एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है. तो जो ये रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है ये ऐसा है कि वन पार्टी कैन डोमिनेट द विल ऑफ द another and then uses its position to obtain the unfair advantage. तो बेसिकली इसमें जो ये रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है इसमें वन पार्टी जो है उस फिड्यूशरी नेचर का फायदा उठाती है और दूसरे के कॉन्सेंट को इन्फ्लुएंस करती है, उसके माइंड को हाईजैक कर लेती है. सो इट इज बेसिकली टेकिंग बेनिफिट ऑफ द ट्रस्ट इम्पोज्ड बाय वन पार्टी ऑन द अनदर. ओके. तो इसमें दो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. तो ऐसे जो रिलेशनशिप्स हैं वो कौन से होते हैं? फादर सन हो गया, मदर डॉटर हो गया, मदर सन हो गया, टीचर स्टूडेंट हो गया, लॉयर क्लाइंट हो गया. सो ये जो रिलेशनशिप्स हैं दे आर द रिलेशनशिप्स इन विच अ ट्रस्ट इज इन्वॉल्व. देर इज दीज रिलेशनशिप आर फिड्यूशरी इन नेचर. तो अगर इसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी पे कुछ कॉन्फिडेंस इम्पोज करती है एंड दैट कॉन्फिडेंस इज अब्यूज्ड. ओके. सो यहाँ पे 2 points are important to be proved. 2 points are required to be proved. Firstly, that one party should be in a position to dominate the will of the another. ठीक है. अब ऐसा नहीं है कि इन रिलेशनशिप्स में अगर एक पार्टी इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर वो इस पोजीशन का यूज करती है टू ऑब्टेन unfair advantage, then only it will be the case of undue influence. Okay. So a person is said to be able to dominate the will of the another when he holds some real or apparent authority over the other. Husband wife हो गया तो husband will basically uh, be known as one to dominate the will of the other. Okay. Then we have that the relation between the party is fiduciary in nature. Okay. पहला real and apparent authority over the other. Second, fiduciary in nature. Then we have contract with a person whose mental capacity is temporarily affected by age, illness, or he is mentally disturbed. If a person is mentally disturbed or his mental capacity is somewhat temporarily affected, then and if someone else knows it, then if he takes advantage of that, that will also be covered under undue influence. Okay. So it is a very famously said that undue influence is said to be a subtle species of coercion or fraud where mastery is obtained over the victim's mind. ठीक है. तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट है वो विक्टिम खुद ही से देता है बट उसके माइंड को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस किया जाता है विच इज़ नॉट फेयर और विच इज़ अनड्यू. अगर मेयर इन्फ्लुएंस हो माइंड पे दैट इज़ ओके. अगर परसुएशन होता है या इन्फ्लुएंस होता है दैट इज़ ओके बिकॉज द पर्सन एक मेजॉरिटी एज का है एंड ही कैन टेक हिज ओन डिसीजन. बट इफ दैट इन्फ्लुएंस इज अनड्यू विच इज़ नॉट फेयर then it is said to be a coercion on that person also, and it is a fraud upon that person because though he has given the consent himself but it has been unduly affected, his mind has been affected. So where the mastery is obtained over the victim's mind. तो undue influence में देखिए ये important 3 चीज है that one party places confidence on the other. ठीक है. पहला पॉइंट कॉन्फिडेंस जो वो प्लेस करती है पार्टी उसके वजह से इट गिव्स इन्फ्लुएंस. तो नेक्स्ट पार्टी के पास काफ़ी पावर आ जाती है उस पार्टी को इन्फ्लुएंस करने के लिए.
एंड देन दैट इन्फ्लुएंस इज अब्यूज्ड, तब जाके अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस बनता है. सो वन पार्टी विल प्लेस कॉन्फिडेंस ऑन दी अनदर, द कॉन्फिडेंस गिव्स इन्फ्लुएंस एंड दैट इन्फ्लुएंस इज अब्यूज्ड. सो ये 3 लाइन आपको लिख लेना चाहिए. ठीक है, दीज 3 थिंग्स एंड दीज 2 पॉइंट्स, ये बहुत मेजर क्रक्स है फॉर द अनड्यू इन्फ्लुएंस. नाउ वी विल बी सीइंग सम ऑफ द केस लॉज. सो फर्स्ट केस लॉ इज मन्नू सिंह वर्सेस उमादत पांडे. तो इस केस लॉ में क्या था, इट इज रिगार्डिंग द रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी ऑफ वन पार्टी ओवर द अदर. तो एक स्पिरिचुअल गुरु थे जिन्होंने अपने डिवोटी को, जो कि उनकी भक्ति में लीन था या भक्ति में ब्लाइंड था, उसको कहता है कि तुम मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दो एंड योर सोल विल गेट मोक्षा. ठीक है, एंड योर सोल विल गेट मोक्षा. तो वो भक्त क्योंकि अनड्यूली इफेक्टेड है, वो उसका भक्त है, तो उसने सारी प्रॉपर्टी दे दी. सो सच कॉन्ट्रैक्ट विल बी a case of undue influence and it will be voidable because the mind of the devotee has been hijacked by the spiritual guru. Okay, then we have a second case of Rani Annapurni case. So this is a case of पुअर हिंदू विडो. तो देखिए, अगर कोई पुअर हिंदू विडो है एंड शी इज इन अ ग्रेट नीड ऑफ मनी, और वो उसका एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है थ्रू अ मनी लेंडर हु इज आस्किंग फॉर 100% इंटरेस्ट, 100% इंटरेस्ट, तो ये exorbitantly हाई है. इट इज लाइक द प्रिंसिपल इन इटसेल्फ, इतने हैवी इंटरेस्ट रेट पे उसे लोन मिला. ठीक है, देन दिस विल बी सेट टू बी एन अनड्यू इन्फ्लुएंस बिकॉज दैट लेडी फर्स्टली शी इज पुअर एंड शी इज अ विडो, शी इज नॉट एजुकेटेड मच. तो ऐसे लेडी का उसने फायदा उठाया और 100% इंटरेस्ट पे लोन दिया एंड शी वॉज इन अ ग्रेट मेंटल डिस्ट्रेस. सो शी वॉज इन अ ग्रेट मेंटल डिस्ट्रेस. तो ये देखिए इस थर्ड पॉइंट पे आ जाएगा, टेम्परली अफेक्टेड बाय इलनेस, एज और सम मेंटल डिस्टर्बेंस. ओके, सो इन दिस केस ऑल्सो कोर्ट सेड दैट इट इज अ केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस. लेकिन देखिएगा, याद रखिएगा, अगर आपको हार्ड बार्गेन होता है या आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है जिस वजह से आप हाई इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है बिकॉज यू वर इन द नीड ऑफ मनी. बट यहाँ पे केस अलग है. यहाँ पे द लेडी इज पुअर, शी इज uneducated, the interest rate is exorbitantly high, and also uh, yes, the interest rate is high. So this will be the case of undue influence because the lady was in actual great mental distress which was abused by the money lender. Okay, then we have Philip Luca versus Franciscan. Okay, so if a person is of a very weak mind and he is suffering a lot in a health, and then he gives a gift in favor of a religious organization, it was held to be a case of undue influence in this case because the person was not in a condition to make the right decision. So अगर उस समय पे उसके ऊपर बहुत दबाव बनाया जाता है to give a gift in favor of a religious organization, then such influence, such undue influence is not good and therefore the contract will be voidable. Okay, तो यहाँ पे देखिए इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट voidable है, इसमें भी voidable है, इसमें भी voidable है. These are the cases of undue influence. Okay, नाउ वी हैव द प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे कोर्ट विल प्रेज्यूम that it is a case of undue influence and it will be on the next party to prove that no, the consent was taken freely and it is not the case of undue influence. So there are some cases in which there is a prima facie presumption that the court will believe that it is a case of undue influence unless and until it is proven contrary. ठीक है, तो सेक्शन 16(3) जो है ये प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, इट लेस डाउन द रूल ऑफ एविडेंस. ओके, so where a person is in a position to dominate the will of another and transaction, जो transaction है वो on the face of it appears to be unconscionable, मतलब it shocks the conscience, मतलब इतना uneven transaction कैसे हो सकता है, unconscionable, the burden of proof, the burden of proof will lie on the defendant to show that the plaintiff freely consented. तो अगर कोई ऐसे पोजीशन में दो पार्टीज है वेयर वन कैन डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर और जो ट्रांजैक्शन हुआ है दैट इज वेरी, इट अपीयर्स टू बी अनकॉन्शियनेबल, कि इट शॉक्स द कॉन्शियंस कि इतने अनइवन ट्रांजैक्शन कैसे हो सकते हैं. ठीक है, देन द बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई ऑन द डिफेंडेंट टू शो दैट द प्लेंटिफ का जो कॉन्सेंट था वो फ्री था. ठीक है, सो द कोर्ट विल प्रेज्यूम दैट देयर इज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस.
So the burden of proof is on the party in position to dominate the will. तो जो party is in a position to dominate the will, उस पे burden of proof रहेगा to show that the consent was freely taken. Okay. Now, what are the instances of presumption of burden of proof? What are the instances of presumption of burden of proof? So there are three instances. Firstly, unconscionable bargain. Secondly, parda woman. Thirdly, inequality of bargaining power. ठीक है, तो अनकॉन्शनेबल बार्गेन क्या हुआ कि ऐसा बार्गेन विच इज हाईली अनइवन, जो बार्गेन एकदम सही नहीं है। जैसे मान लीजिए 20 लाख का घर कोई 20,000 में बेच दे, है ना। अगर कोई 20 लाख का घर 20,000 में बेच दे, देन इट इज एन अनकॉन्शनेबल बार्गेन। ठीक है। सो अनकॉन्शनेबल बार्गेन इज दैट द नो सेन मैन, कोई समझदार आदमी होगा, ही विल नेवर मेक सच बार्गेन, एंड नो ऑनेस्ट मैन, अगर कोई बहुत ईमानदार आदमी, ही विल नेवर टेक एडवांटेज ऑफ सच बार्गेन। ठीक है। So this is unconscionable bargain. The transaction which shocks the the conscience, which shocks the conscience. ठीक है। तो इसमें एक केस है लक्ष्मी अम्मा वर्सेस नारायण भट्ट। ठीक है। तो इसमें देर वॉज अ पर्सन हु डोनेटेड होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू वन ऑफ हिज ग्रैंडसन। ठीक है। लक्ष्मी अम्मा वर्सेस नारायण भट्ट में उसने कोई प्रोविजन नहीं बनाया अपनी वाइफ के लिए या अपने बच्चों के लिए या अपनी थर्ड वाइफ के लिए, बट उसने सारी प्रॉपर्टी अपने ग्रैंडसन को दे दी। और जो डोनर था वो बहुत बीमारियों से, जो पर्सन था, ही वॉज सफरिंग विद अ लॉट ऑफ एलिमेंट, एंड दिस विल वॉज डन ड्यूरिंग द नर्सिंग होम, जब वो हॉस्पिटल में था। So the court held that in absence of any explanation from the side of the donor for such discrimination कि उसने अपनी वाइफ या बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, देयर वॉज अ प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। वाई? बिकॉज उसकी हालत भी बहुत खराब रहती थी, ही वॉज नॉट अ फिट पर्सन, और उसने ऐसा एग्जीक्यूशन नर्सिंग होम में किया। उसने ऐसा नहीं कि पहले कर लिया, उसने एकदम लास्ट मोमेंट पे किया। सो देयर वॉज अ प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। दस on the face of it was unnatural and the document was unconscionable. Therefore, it is a case of undue influence. लक्ष्मी अम्मा वर्सेस नारायण भट्ट पे। ठीक है। अब इसका देखिए, इसमें सेकंड केस में क्या है, रघुनाथ प्रसाद वर्सेस सरजू प्रसाद। तो इसमें था कि हार्ड बार्गेन इज नॉट नेसेसरली अनकॉन्शनेबल। अब इसमें देयर वाज अ पर्सन जिसके ऊपर एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन था, तो इसने बहुत हाई इंटरेस्ट रेट में मनी लिया टू डिफेंड हिमसेल्फ। So this is not a case of undue influence because he needed the money. He needed the money, right? So this is not the case of undue influence. Since appellant was not in such mental distress, जैसा वो लेडी था, वो जो लेडी थी रानी अन्नपूर्णी केस में, बिकॉज दैट लेडी, उसका जैसे बैकग्राउंड था, शी वॉज इन अ मेंटल डिस्ट्रेस, बट दिस पर्सन इज नॉट इन सच मेंटल डिस्ट्रेस विच वुड enable the money lender to dominate his will. उसको पैसे की जरूरत थी, तो उसने हाई रेट पे भी ले लिया, एंड दैट रेट वाज आल्सो नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हाई। ठीक है। एक्सॉर्बिटेंट रेट था, बट नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हाई। ओके। सो हार्ड बार्गेन इज नॉट नेसेसरली unconscionable. Okay. And then we have the next case, Srimati versus Sudhakar. Okay. In this case, what really happened was कि एक किराएदार थी। ठीक है। एक एक टेनेंट थी, जो कि शी वॉज लिविंग इन अ हाउस। ओके। तो वो जो लैंड लेडी थी उसका बहुत ख्याल रखती थी, उसको बहुत हेल्प करती थी, और उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, और उसने उसको, मतलब उसकी ओल्ड एज में पूरा उसका ख्याल रखा। तो उसने परसुएट किया उस लेडी को टू गिफ्ट इंटायर प्रॉपर्टी। तो लेडी ने खुशी खुशी आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन सारी प्रॉपर्टी जो है वो उस टेनेंट को दे दिया उसने। ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि दिस इज नॉट द केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। व्हाई इट इज नॉट द केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस? बिकॉज देर इज अ डिफरेंस बिटवीन, इस केस में आप देख लीजिए, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन परसुएशन परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस। ठीक है। परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस।
ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परसुएंस एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर आप किसी को परस्यूएट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं वो गलत नहीं है, बट दैट शुड नॉट बी अनड्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इट वॉज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। ओके, इट वॉज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। उस किराएदार ने लैंडलेडी का पूरा ध्यान रखा था, और फिर लैंडलेडी वॉज इन अ फिट स्टेट जब उसने वो विल बनाई थी। सो वन मे बाय हिज एक्ट और कंडक्ट कन्विंस एंड परसुएट द नेक्स्ट पार्टी टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट, एंड इफ द other party is doing it freely and out of own volition and out of love and affection, then it cannot be said to be the case of undue influence. So Srimati versus Sudhakar ne में it was not held to be the case of undue influence. Then we have a case of Subhash Chandra Das versus Ganga Prasad. देखिए इसमें भी फैक्ट थोड़े पहले वाले हैं, बट दिस वॉज नॉट हेल्ड टू बी द केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, इसमें भी एक पर्सन था जिसके पास एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी थी, जो उसने अपने ग्रैंडसन को सिर्फ दिया था, लेकिन और अपने सन्स को कुछ नहीं दिया। ठीक है, सो डोनर भली ओल्ड था, बट ही वॉज टेकिंग एक्टिव इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी। उसका हेल्थ सही था एंड ही वॉज फिट जब उसने ये डिसीजन लिया था। सो द कोर्ट हेल्ड दैट देर इज नो प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस इन अ केस ऑफ गिफ्ट टू अ ग्रैंडसन। ठीक है, merely because parties were nearly related to each other, there is no presumption that it is of undue influence. So influence per se is not due in this case. It is not undue. जो influence है भी, it is not undue. ठीक है, तो इस केस में the giving of property to the grandson in exclusion of the son was held to be valid. Okay, बट आप यही देखिए एक और केस था लक्ष्मी अन्ना में। इस केस में it was held to be undue. Why? Because the person was not fit, and that property, the gift of the property was made at the last moment when he was in the nursing home. So the transaction appeared that there might be a case of undue influence. ठीक है, in this case, in Lakshmi Amma case. Okay, then we have Lloyd Bank versus Bundy. Generally देखिए economic duress, yeah, if you have a huge need of money, it won't be a undue influence. But in some cases, in this case, the bank exploited the vulnerability of a father because he wanted money for his son. ठीक है, and the bank put very uneven, yeah, very unconscionable mortgage terms. Therefore it was held to be the case of undue influence. Okay, now if we see what is the difference between the coercion and undue influence, coercion and undue influence if we see some short difference. So in coercion there is a physical force involved. Okay, in coercion there is a physical force involved, but in undue influence there is a mental pressure. coercion में आप किसी को धमका सकते हो, मार सकते हो, थ्रेट दे सकते हो, आप किसी पे फिजिकल एक्शन ले सकते हो, किसी को आप स्लैप कर सकते हो या जान कर दिखा सकते हो डर। बट इन अनड्यू इन्फ्लुएंस आप एक मेंटल प्रेशर डालते हो, अपने रिलेशनशिप का, जो रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है और एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, उसका आप फायदा उठाते हो। अगले ने जो कॉन्फिडेंस इंपोज किया है और आप अगले के माइंड के साथ खेलते हो, है ना। सो देयरफॉर दिस इज अ मेंटल प्रेशर। इन कोएर्जन person is forced to give to give consent. In undue influence, he gives consent freely under a belief that he is not to be put in loss. ठीक है, in coercion there can be a criminal liability. In undue influence there will be no criminal liability. There is no presumption of coercion. अगर coercion है तो वो coercion है, but there is a presumption of coercion in of undue influence in certain cases. Cases like unconscionable bargain, cases like contract with a पर्दा नशी woman. ठीक है, so in such cases there will be a presumption. जैसे पर्दा नशी women are those who are generally in the village area, they are not well read, उनको पढ़ी लिखी नहीं है और they live in a घूंघट। ठीक है, सो अब यहाँ पे मैंने जो सारे केसेस पहले आपको बताए ना, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में बना दिया है। केसेस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, किन किन केसेस में अनड्यू इन्फ्लुएंस था और किन किन केसेस में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था।
तो मन्नू सिंह वर्सेस उमादत पांडे में था, इट वाज अ केस ऑफ स्पिरिचुअल गुरु और डिवोटी वाला केस। रानी अन्नपूर्णा में था, जहाँ पे ओल्ड हिंदू वुमेन थी, पुअर हिंदू वुमेन, और मनी लेंडर वाला। फिलिप लूका वर्सेस फ्रांसिस में था, जहाँ पे पर्सन ऑफ वीक हेल्थ एंड वीक माइंड ही गिफ्टेड द प्रॉपर्टी टू द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। Lakshmi Amma versus Narayan Bhatt. In this case also it was a case of undue influence, where a person who was in the nursing home at the end moment, he gave the property to the grandson to the exclusion of wife. Then Lloyd Bundy versus Lloyd Bank versus Bundy, इसमें था जहाँ पे the bank put some very exorbitant terms of mortgage to exploit the vulnerability of a father. ठीक है। Cases of no undue influence, Raghunath Prasad versus Sarju Prasad. In this case, hard bargain is not always unconscionable. If a person is in need of money and he takes it in an exorbitant rate, it won't be a case of undue influence if he is not in such a great mental distress. Okay. Srimati versus Sudhakar, जहाँ पे that tenant took the care of the landlady, and landlady, out of love and affection, she gifted the property. Then Subhash Chandra Das versus Ganga Prasad. In this case also, there was a person who transferred the property to the grandson to the exclusion of son, but it was not held to be a case of undue influence, because the person was fit and he was taking active interest in the property. So these were the cases which we have dealt. पहले हम लोगों ने यही केसेस को डेल्ट किया है, बट उसको मैंने एक सीरीज में दे दिया है कि आपको ये याद रहे कौन से केसेस अनड्यू इन्फ्लुएंस के हैं। इन सब में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रूफ हुआ था, इन सब में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं प्रूफ हुआ था, तो उसको मैंने एक सीरीज में दे दिया। ये हो गया डिफरेंस कोएर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का। देन वी हैड द cases, this was the presumption of undue influence, that in which cases there will be the presumption of undue influence, it will be an unconscionable bargain, pardanashi woman, and inequality of bargain. Then we discuss the definition and few cases. So this was all about undue influence. Thank you all.